पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। कुछ एग्जांपल्स लेके देखना था हमें। पहला एग्जांपल जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके कि एक टेबल पर एक बुक रखी हुई, एक टेबल पे एक बुक रखी, तो हमें पता है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा होगा? पीछे की तरफ, इस डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लग रहा होगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मास इंटू ग्रेविटी। इस फोर्स के बावजूद, ऑल्दो दिस फोर्स इज वर्किंग ऑन द बुक, बुक इज स्टिल एट रेस्ट। बुक टेबल के ऊपर रखी हुई है, नीचे गिर नहीं रही है। क्यों नहीं गिर रही है? क्यों नहीं गिर रही है? बिकॉज टेबल भी बुक के ऊपर एक फोर्स लगा रहा है जो कि ऊपर के दिशा में होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। एंड इस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इसका मैग्नीट्यूड भी m इंटू जी। ठीक है, मतलब ये रेड में m इंटू जी जो है ये नॉर्मल फोर्स लगेगा टेबल के ऊपर। तो m इज इक्वल टू नॉर्मल फोर्स बाय द टेबल इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द बुक बाय द अर्थ। अर्थ जितना फोर्स लगाएगा मास इंटू, उतना ही नॉर्मल फोर्स ये टेबल लगा देगा बुक। दोनों मिलके बराबर दे देंगे, कोई मोशन नहीं होगा। नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स कितना होगा? एन माइनस एम जी, और जो कि दोनों इक्वल होते हैं, दोनों इक्वल होते हैं तो नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। सो एक्सिलरेशन इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज बुक इज एट रेस्ट। इतना कुछ लग जाता है एक बुक को टेबल पे रुके हुए रखने के लिए, इतने सारे नियम कानून लग जाते हैं। तो ये नॉर्मल फोर्स जो होता है एन, नॉर्मल फोर्स इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ये एक ऐसा फोर्स है जो अपने हिसाब से मैग्नीट्यूड को एडजस्ट कर सकता है। नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा जितना जरूरत हो। अब इस बुक के ऊपर मान लो एक अलग से और ऑब्जेक्ट रख देते हो जिसका कुछ और वेट होगा, तो नॉर्मल फोर्स बदल जाएगा। नॉर्मल फोर्स बदल जाएगा, एम इंटू जी भी बदल जाएगा, ये नॉर्मल फोर्स भी बदल जाएगा, तो बुक फिर भी रेस्ट करें। ठीक है, यस, नॉर्मल फोर्स इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स जिसका मैग्नीट्यूड जरूरत के हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। एडजस्ट हो जाता है और कुछ नहीं होता है, सिर्फ एडजस्ट होता है। तो यह तो था जब एक बुक रेस्ट पे है उस केस में। जब इस बुक के ऊपर, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल फोर्स जीरो होगा, देन द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, है ना। इफ द टोटल फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज जीरो, द ऑब्जेक्ट विल बी एट रेस्ट, एक्सेलरेशन विल बी जीरो। अब यूनिफॉर्म मोशन की अगर बात करें, वेलोसिटी यहाँ पे अगर फिक्स होगी, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, कार एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कार एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। क्या इंजन चालू रखना होगा? स्पीड मान लो हमने v इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर पर आवर पे सेट कर रखा है, हमें इसी स्पीड से जाना है, न ज्यादा जाना है न कम जाना है। थोड़ी देर के लिए मान लो रास्ता भी स्मूथ है, सामने कोई नहीं आ रहा है, रास्ता स्मूथ है, सामने कोई नहीं आ रहा है, तो क्या बिना इंजन के कार चल सकती है? हमने अभी तक यही बोला कि यूनिफॉर्म मोशन है, अगर यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड अगर फिक्स्ड है, यूनिफॉर्म मोशन है मतलब स्पीड फिक्स है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो। यदि ऐसा केस है, यदि ऐसा केस है, तो एफ नेट इसके ऊपर कितना होना चाहिए? नेट फोर्स की बात करेंगे हम लोग। नेट फोर्स, टोटल फोर्स ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज, ऑन दिस कार इज जीरो। तो टोटल फोर्स जीरो चाहिए, तो इंजन ऑफ करके नहीं चला सकते क्या? इंजन ऑफ करके चला सकते क्या इस कार को? नहीं चला सकते, हमने देखा है नहीं चला सकते। इंजन ऑफ होगा तो कार धीरे धीरे करके रुक जाए। वो सिर्फ मूवीज में होता है कि ब्रेक फेल होने के बाद कार की स्पीड बढ़ती चली जाती है और एक्सीडेंट। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में जब इंजन बंद करते हैं हम लोग, तो कार की स्पीड कम होने लगती है एंड थोड़ी दूर में ही वो रुक जाएगी, बहुत ज्यादा दूर नहीं चलती। वाई? वाई? बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स इज एक्टिंग ऑन द कार। कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन। कहां से आ रहा है फ्रिक्शन? बिटवीन टायर एंड
बिटवीन टायर एंड रोड और टायर के बीच में जो फ्रिक्शन है वो लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ये दोनों फोर्स कार के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। दोनों को मिला करके चलो मान लो मैं एफ, फ्रिक्शन, इन दोनों का नाम फ्रिक्शन है। तो इंजन को उतना ही फोर्स लगाना होगा जो इसको नलीफाई कर पाए, इस फोर्स को जीरो कर सके। इंजन को इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाना होगा, कैपिटल एफ के बराबर, सो दैट स्मॉल एफ इज इक्वल टू कैपिटल एफ, इतना फोर्स इंजन को लगाना होगा। बात समझ में आ रही है। कार को फिक्स्ड स्पीड से चलते रहने के लिए इंजन को फोर्स लगानी पड़ेगी, और वो कितनी होगी, जितना फ्रिक्शन कार के ऊपर लगा है बिल्कुल उतना ही फोर्स इंजन को लगा। अगर इंजन बंद हो गई, जैसे ही इंजन बंद किए हम लोग, इंजन वाली फोर्स, ये वाली फोर्स गायब हो गई, ये वाली फोर्स गायब हो गई। अब फ्रिक्शन किधर काम करेगा, अब नेट फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ, अगेंस्ट द मोशन, तो स्पीड कम हो जाएगी। जैसे ही इंजन बंद हुआ, नेट फोर्स अगेंस्ट द मोशन हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता था, इफ द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो, the body will remain in the state of uniform motion, uniform motion if net force, चलो मैं फिर से लिखता हूँ एक बार इसको, if net force on an object is zero, if net external force is equal to zero, body will be in uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन, और इस यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जीरो, v इज इक्वल टू कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब जीरो भी हो सकता है, 10 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, 100 किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये फिक्स होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। चेंज नहीं होने का मतलब ये जीरो भी हो सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता, एक्सेलरेशन जीरो होगा, एक्सेलरेशन को एग्जैक्टली जीरो होना चाहिए। जैसे ही हम लोग बोलेंगे नेट फोर्स इज जीरो, एक्सेलरेशन बिकम्स जीरो, ठीक है। तो यह था न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका बहुत जगह एप्लीकेशन आता है, बहुत सारा एप्लीकेशन आता है इसका। जैसे एक जगह एप्लीकेशन आता है कि मान लो एक बस है, एक रफ स्केच में बनाता हूं बस का, यस, ये मान लो एक बस है जो बस स्टॉप पे रुकी, ठीक है, और बस के अंदर एक आदमी खड़ा है, बस के अंदर एक आदमी खड़ा है, खिड़की खिड़की बना दो कुछ भी, बस जैसा लगेगा, यस। अब यह बस लगे, जैसे ही ड्राइवर बस को स्टार्ट करता है, इधर की तरफ मान लो ड्राइवर जाने लगता है, जैसे ही बस स्टार्ट करता है, इस आदमी को झटका किधर लगता है, झटका किधर की तरफ लगता है, पीछे की तरफ। क्यों लगता है, अगर बैठा है तो नहीं लगता है झटका, खड़ा है आदमी तो ज्यादा झटका लगता है, वाई, यही क्वेश्चन है। Suppose we are standing in a stationary bus, driver starts the bus suddenly, we get thrown backwards with a jerk, पीछे की तरफ एक झटका लगता है, पीछे हम लोग गिरते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। कैसे, इसी बात को समझाना है। होता क्या है, एक्सटर्नल फोर्स, जब तक का बस रुकी हुई है, जब तक बस रुकी हुई है तब तक एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो, इसीलिए बस भी रुकी हुई है, आदमी भी। जैसे ही बस ऑन हुई, बस स्टार्ट हुई, एफ एक्सटर्नल कुछ आ जाता है, एक्सटर्नल बिकम्स ग्रेटर देन जीरो, जिसकी वजह से बस इधर चलने लग जाती है। बस तो इधर चलने लग गई, अब इस बेचारे आदमी का क्या होगा, इस बेचारे आदमी का क्या होगा, इस आदमी को तो, अगर इस आदमी को भी इधर जाना है, इसके ऊपर भी एक फोर्स लगनी चाहिए, और वो कहां से लगेगी, कोई आके धक्का मारता है क्या आदमी को, नहीं मारता है। फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द बस फ्लोर एंड द लेग्स ऑफ द मैन, पैर जहां पे खड़ा है वो आदमी, पैर और बस के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स है,
फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन उसके ऊपर, बस इधर जा रही है तो फ्रिक्शन उसके ऊपर इस डायरेक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा और इसी फ्रिक्शन के कारण ये आदमी चल रहे। लेकिन फिर से एक कहानी, फिर से एक प्रॉब्लम है कि फ्रिक्शन पैर पे तो लग गया, तो पैर चलने लग गए, लेकिन बॉडी पे ऊपर में तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगा। ऊपर कोई फ्रिक्शन लगा? नहीं लगा। तो पैर तो बस के साथ चलने लग जाते हैं, पैर स्लिप नहीं करता है, पैर बस के साथ आगे बढ़ जाता है, लेकिन बाकी की बॉडी, इसके ऊपर तो फोर्स नहीं लगा रहता है। तो ये अपने जगह पे स्थिर रहना चाहती है, ये बॉडी आगे की तरफ नहीं जाती। पैर आगे चला गया, सर आगे नहीं गया, सर यहीं पे रहेगा, तो झटका लगता है। झटका हमेशा सर में लगता है, ऊपरी बॉडी के हिस्से में लगता है, पैर में नहीं लगता है। नोटिस किया है कभी? जब भी झटका लगता है सिर्फ और सिर्फ ऊपरी हिस्से में लगता है, बॉडी के नीचे के हिस्से में नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स पैर पे तो काम कर ही रही है। पैर पे फ्रिक्शन लग गया, बस के जैसे ही बस चली पैर पे फ्रिक्शन लगा, पैर भी चलने लग गया बस के साथ में, लेकिन ऊपर की बॉडी नहीं चल रही है। इसी को बैलेंस करने के लिए हम लोग रखाते हैं। ठीक है, सेम चीज होता है जब अचानक से ड्राइवर ब्रेक मारता है। जब अचानक से ड्राइवर ब्रेक मारता है तो बस रुक जाती है। बस के कांटेक्ट में पैर रहते हैं आदमी के, तो पैर भी रुक जाते हैं। लेकिन सर का वेलोसिटी किस डायरेक्शन में था? बस के स्पीड के डायरेक्शन में सर की वेलोसिटी थी। सर आगे जाते रहता है, तो आगे की तरफ गिरते हैं। उस केस में हम लोग आगे की तरफ गिरते हैं। ठीक है, सब कुछ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हो जाता है। चलो तब आगे अब ले चलते हैं बात को, एक एग्जाम्पल देखते हैं पहले। An astronaut accidentally gets separated out of his small spaceship, accelerating in interstellar space at the constant rate of 100 meter per second square. What is the acceleration of the astronaut in the instant after he is outside the spaceship? अब देखो इंटरस्टेलर स्पेस क्या होता है? इंटरस्टेलर स्पेस, इंटर मीन्स दोनों के, दो चीज के बीच में, स्टेलर मीन्स स्टार्स के बीच में। तो दो स्टार्स के बीच की जगह काफी स्टार्स से दूर है, जहां पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता है। उसी चीज को यहाँ डिस्क्राइब भी किया जाता है, देयर आर नो स्टार्स नियर बाय टू एक्सर्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्पेसशिप के ऊपर, एस्ट्रोनॉट के ऊपर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रही। स्पेसशिप का एक्सेलरेशन हो रहा था 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे हो रहा था? ये कैसे हो रहा था? ये तो हो रहा था स्पेसशिप की इंजन की वजह से। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पेसशिप की इंजन की वजह से ये एक्सेलरेशन हो रहा था। और जब तक एस्ट्रोनॉट इंजन के स्पेसशिप के अंदर था, तब तक ये एक्सेलरेशन एस्ट्रोनॉट का भी हो रहा था। जैसे ही वो स्पेसशिप से बाहर निकल जाता है, जैसे ही बाहर की तरफ गिर जाता है, तब क्या होता है? स्पेसशिप का एस्ट्रोनॉट से कोई कांटेक्ट नहीं है, तो स्पेसशिप एस्ट्रोनॉट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा रहा, कोई फोर्स लग ही नहीं रही है। एफ नेट इज इक्वल टू 0, एस्ट्रोनॉट के ऊपर नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, दैट मींस एक्सेलरेशन इज आल्सो 0। जैसे ही एस्ट्रोनॉट स्पेसशिप से बाहर निकलता है, उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। जो वेलोसिटी थी उसकी, उसी वेलोसिटी से वो जाता रहेगा। जो भी वेलोसिटी रही होगी, जो कि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ, वेलोसिटी इसकी जो भी रही होगी, उसी वेलोसिटी से वो एस्ट्रोनॉट गिरता रहेगा, स्पेस में घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा। तो अब आते हैं हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन तो पढ़ लिए हम लोग कि नेट फोर्स 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 होगा। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ एक्सेलरेशन एंड फोर्स के बीच में एक रिलेशन निकालता है। एफ फोर्स एंड एक्सेलरेशन, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन देता है। फोर्स पता है तो एक्सेलरेशन तो होगा, लेकिन कितना होगा? फर्स्ट लॉ हम लोग को ये बोल दिया कि जैसे ही फोर्स लगेगी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसके ऊपर एक्सेलरेशन भी आएगा, लेकिन कितना एक्सेलरेशन आएगा यह तो फर्स्ट लॉ नहीं बता रहा है। सेकेंड लॉ में इस चीज का जवाब। तो सेकेंड लॉ जानने के लिए पहले एक हम लोग को नया कॉन्सेप्ट सीखना होगा, उसका नाम क्या है? मोमेंटम।
मोमेंटम क्लास 9 या 10 में पढ़ा होगा, मोमेंटम कुछ कुछ याद होगा। मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मास इंटू वेलोसिटी करते हैं तो मोमेंटम आ जाता है, जिसका सिंबल पी है। मोमेंटम का सिंबल क्या है? पी है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम, इसे वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी, इसे वेक्टर क्वांटिटी। वेलोसिटी को जब हम लोग मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या होना चाहिए? एक वेक्टर क्वांटिटी आना चाहिए। वही वेक्टर क्वांटिटी का नाम मोमेंट। यहाँ पे बोल्ड में इसीलिए लिखा हुआ है, बोल्ड में मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी को लिख। तो मोमेंटम होता है मास इंटू। मोमेंटम कैसे समझ सकते हैं क्या होता है? ये रोड किनारे एक कार खड़ी है, लाइट वेट व्हीकल, मान लो एक कार है, स्मॉल कार, एंड ए हेवी व्हीकल, एक बड़ी सी ट्रक जिसके ऊपर काफी सा सामान भी लदा हुआ है। दोनों पार्क किए हुए रोड के, दोनों पार्क किए। किसको धक्का देके बढ़ाने में ज्यादा ताकत लगेगी? किसको धक्का देके चलाने में ज्यादा ताकत लगेगी? उस ट्रक बड़ा है, ट्रक में ज्यादा ताकत लगेगी। कार को एक या दो आदमी मिलकर भी ठेल सकते हैं, बाइक होता तो एक आदमी आराम से बहुत तेजी से दौड़ा सकता है। तो मास जैसे जैसे ज्यादा होता है, मास जैसे जैसे ज्यादा होता है वैसे ज्यादा फोर्स लगेगा ना। धक्का देने में फोर्स लगाना होगा, जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फोर्स लगा। दूसरा एग्जांपल देखो, टू स्टोन्स आर ड्रॉप्ड, वन लाइट एंड वन हेवी आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के ऊपर से दो पत्थर गिराते, कौन से पत्थर से ज्यादा चोट लगेगी? फोर्स बड़े वाले से ज्यादा चोट लगेगी। या जमीन में गड्ढा कहाँ पे ज्यादा होगा? जहां पे हेवी स्टोन गिरेगा वहां पे ज्यादा गड्ढा होगा, मतलब हेवी स्टोन ने ज्यादा फोर्स लगाई, है ना। एक ही सेम हाइट से दो स्टोन गिर रहे हैं जब, तो जो हेवी स्टोन है उसने ज्यादा ताकत लगा। तीसरा एग्जांपल क्या है? बुलेट फायर्ड बाय ए गन कैन इजीली pierce through human tissue before it stops, resulting in casualty। गोली चलती है तो क्या होता है? आदमी के शरीर के अंदर घुस जाती है और आदमी मर भी सकता है। क्यों? गोली का तो मास बहुत कम होता है, गोली बहुत छोटी सी होती है, उसका मास बहुत कम होता है। लेकिन लेकिन चूंकि उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, मास इंटू मोमेंटम की बात हो रही है, फिर से मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है तो उसके अंदर मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो बॉडी के अंदर घुस सकती है। वही वही बुलेट को अगर हाथ से फेंक कोई मारने की कोशिश करेगा तो मरेगा क्या? तमिल मूवी में होता है ना, मुंह से गोली चला देते थे। बट जनरली गोली को गन से ही चलाना होता है। क्यों? क्योंकि गन से वेलोसिटी बहुत ज्यादा दी जा सकती है। वेलोसिटी ज्यादा होती है तो मोमेंटम ज्यादा होता है, मोमेंटम ज्यादा होता है इसलिए आदमी के अंदर घुस के वो आदमी को मार सकते हैं। चौथा एग्जाम्पल, हार्ड बॉल से जब क्रिकेट खेलते हैं तो कैच करने में चोट लगती है, चोट लगती है। और अगर प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए तो क्या करते हैं? हाथ को थोड़ा सा पीछे लाते हुए कैच कर लेते हैं, चोट नहीं लगती। फिर हाथ को थोड़ा सा पीछे लाते हुए कैच करते हैं तो चोट नहीं लगती। क्यों? मोमेंटम बॉल में बहुत ज्यादा होता है, बॉल हार्ड है, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा होता है। और और जब हाथ को पीछे लाते हैं एक झटके में बॉल को नहीं रखते, थोड़ा धीरे धीरे उसको, थोड़ा धीरे धीरे रोक देते हैं, इसलिए उसका मोमेंटम धीरे धीरे ट्रांसफर होता है, चोट नहीं। तो इन चारों एग्जाम्पल्स में हमने क्या देखा? चारों एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि मोमेंटम जैसे मास बढ़ता है वैसे मोमेंटम बढ़ता है, जैसे मास जैसे जैसे ज्यादा होगा मोमेंटम वैसे जैसे ज्यादा हो जाएगा, वेलोसिटी जैसे जैसे ज्यादा होगी मोमेंटम वैसे जैसे ज्यादा हो जाएगी। एंड जैसे जैसे मोमेंटम ज्यादा होता है वैसे वैसे ज्यादा फोर्स लगाना होता है, ज्यादा फोर्स लगाना होता है, या ज्यादा फोर्स ऑब्जेक्ट लगा सकती है, उसको रोकने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना होगा, या ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा फोर्स लगा सकता है। तो मास एंड वेलोसिटी दोनों के रिजल्ट से मिलता है मोमेंटम, जिससे फोर्स का कुछ अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। रिलेशन मास एंड मोमेंटम का, मोमेंटम एंड फोर्स का रिलेशन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।